आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसमें हम 4, 5, 6, 7, 8 यूनिट पढ़ेंगे। 4 यूनिट का सिलेबस क्या है? लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, मतलब जब कंपनी का शासन था तो उस समय भू राजस्व व्यवस्था क्या थी वो पढ़ना है, जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। और भारत में पुनर्जागरण के बारे में पढ़ना है और इसके सुधार के बारे में पढ़ना है। भारत में ताज शासन, यूनिट 5 में भारत में ताज शासन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कर्जन और उसका बंगाल विभाजन पढ़ना है। यूनिट 6 में कृषि का व्यवसायीकरण और भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ा वो पढ़ना है। रेलवे का विकास कैसे हुआ और इसका भारत में क्या प्रभाव पड़ा वो पढ़ना है। यूनिट 7 में हमें भारत में औपनिवेशिक भारत में, मतलब औपनिवेशिक भारत का मतलब जब भारत में अंग्रेजी शासन था तो उस समय शिक्षा का विकास कैसे हुआ, और मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, ये हमें पढ़ना है यूनिट 7 में। यूनिट 8 में हमें पढ़ना है सांप्रदायिकतावाद का उदय और इसका विकास, देशी रियासतों का विलय कैसे होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल रहता है इनमें, तो हमें इतना पढ़ना है। तो अब स्टार्ट करते हैं वही भू राजस्व व्यवस्था से। तो भू राजस्व व्यवस्था क्या थी? तो देखो, ये हमें पढ़नी है अंग्रेजों के द्वारा जो स्टार्ट की गई भू राजस्व व्यवस्था है, मतलब औपनिवेशिक भारत में भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी वो हमें पढ़ना है। तो भू राजस्व व्यवस्था देखो, प्रारंभ में तो अंग्रेजों ने कोई पहले स्टोरी सुनना कि प्रारंभ में तो अंग्रेजों ने कोई भू राजस्व व्यवस्था में दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि उन्हें तो केवल मतलब था अपने व्यापार करने से, उन्हें भू राजस्व से मतलब नहीं था। फिर धीरे धीरे उन्हें भू राजस्व भी इंटरेस्ट जगा कि यहाँ से भी हम एक अच्छा टैक्स वसूल सकते हैं। तो प्रारंभ में भू राजस्व पर कोई रुचि नहीं दिखाई, परंतु 1772 में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन समाप्त कर दिया और इजारेदारी व्यवस्था को चालू किया। द्वैध शासन क्या था? बंगाल में लगाया गया था, बंगाल में दोहरा शासन था, वो हम बाद में पढ़ेंगे यूनिट 3 में, यूनिट 3 में नहीं, यूनिट 1 ही में। तो फार्मिंग सिस्टम चालू की। तो फार्मिंग सिस्टम या इजारेदारी व्यवस्था क्या थी? इसमें क्या होता था कि जैसे किसी क्षेत्र में टैक्स लेना है अंग्रेजों को, तो उस क्षेत्र में बोली लगाते थे, तो जो भी व्यक्ति ज़्यादा बोली लगा देता था तो उसको उस क्षेत्र का टैक्स वसूल करने के लिए इजाज़त मिल जाती थी, अर्थात अब वही व्यक्ति उस क्षेत्र का टैक्स कंपनी को देगा। ये व्यवस्था थी इजारीदारी व्यवस्था या फार्मिंग सिस्टम। तो इस व्यवस्था में क्या होता था कि एक स्थायी हमें हमें नहीं सॉरी कंपनी को स्थायी टैक्स नहीं मिल पाता था, क्योंकि अब बोली का तो कोई ठिकाना नहीं है, कौन कितनी लगाता है। लेकिन इसमें ये होता था कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाता है उसी को उस भूमि का टैक्स वसूल करने के लिए इजाज़त मिलती थी। तो इसमें स्थायी नहीं था कि इतना टैक्स मिलेगा ही। तो अब फिर इस व्यवस्था को ख़त्म किया गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे चल के स्थायी बंदोबस्त चालू की गई। इसमें क्या था? इसमें स्थायी टैक्स मिलता था। तो ये व्यवस्था पहले तो ये सीखते हैं कि स्टार्ट किसने की, कब की, कहाँ कहाँ लागू की गई, ये सब चीज़ें। तो स्थायी बंदोबस्त जो जमींदारी व्यवस्था भी इसे कहते हैं, तो इस व्यवस्था को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सन 1793 ईस्वी में प्रारंभ की थी। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश का बनारस, उत्तरी कर्नाटक में फैली हुई थी, जो कि समस्त ब्रिटिश भारत के 19% भारत में फैली हुई थी, 19% भाग में फैली हुई थी। अच्छा, समस्त ब्रिटिश भारत का मतलब ये कि भारत में जहाँ जहाँ ब्रिटिश शासन था, जहाँ जहाँ अंग्रेजों का शासन था, तो उसका कुल 19%। ठीक। इस व्यवस्था में जमींदार के द्वारा जमीन को कर वसूल करके दिया जाता था, मतलब इस व्यवस्था में, जमींदारी व्यवस्था में एक जमींदार होता था और उसकी जिम्मेदारी होती थी कि वो कंपनी को टैक्स दे। और वो टैक्स कैसे देता था? वो प्रत्येक किसान से टैक्स लेता था। और इस व्यवस्था में एक अजीब बात ये थी कि इसमें किसानों का शोषण बहुत होता था। इस व्यवस्था में जमींदार के द्वारा कंपनी को कर वसूल करके दिया जाता था। जमींदारों के पास किसान की ज़मीन खरीदने एवं बेचने का अधिकार था, परंतु किसानों को ये अधिकार प्राप्त नहीं था। कौन सा अधिकार? मतलब जमींदार तो किसी भी किसान की ज़मीन बेच सकते हैं, उसे खरीद भी सकते हैं, लेकिन अब
जो किसान की ज़मीन है तो किसान के पास खुद वो अधिकार नहीं था कि वो अपनी ज़मीन बेचे और उस पर कुछ भी कर सके। ठीक है, इस व्यवस्था में जमींदारों एवं कंपनी के मध्य 10 वर्षों के लिए हस्ताक्षर किया गया था। मतलब ये 10 वर्ष के लिए था। कोई एक जमींदार होता था तो वो कंपनी से 10 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता था कि मैं 10 वर्ष तक वसूल करूंगा। हालांकि वो 10 वर्ष से पहले भी उसकी जमींदारी जा सकती थी अगर वो समय पर टैक्स ना दे कंपनी को। जमींदार कंपनी को 10/11 भाग देता था और 1/11 भाग अपने पास रखता था। मतलब इस व्यवस्था को चलाने के लिए रखता था। यदि जमींदार एक निश्चित राशि निश्चित समय में नहीं देता था तो उसकी जमींदारी समाप्त कर दी जाती थी। ये व्यवस्था ऐसी थी। और इस व्यवस्था में किसानों का शोषण बहुत होता था। क्यों? क्योंकि किसानों के पास ये अधिकार नहीं था कि वो अपनी ज़मीन को बेच सकें या कुछ भी कर सकें। सब जमींदार ही था। दूसरी व्यवस्था आती है रैयतवाड़ी व्यवस्था। थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे तो रैयत सेम वही चीज़ पढ़ेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो एवं कर्नल रीड ने सन 1820 ईस्वी में प्रारंभ की थी। वैसे कर्नल रीड अगर ना लिखना हो तो ना लिखना, थॉमस मुनरो जरूर लिखना कि इस व्यवस्था को थॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी को प्रारंभ की थी। यह व्यवस्था बम्बई, मद्रास एवं असम में फैली हुई थी, जो कि समस्त ब्रिटिश भारत के 51% भारत में भाग में फैली हुई थी। वो 19% में, ये 51% में फैली हुई थी। अब ये व्यवस्था क्या थी? तो इस व्यवस्था में कंपनी को भू राजस्व सीधे किसानों के द्वारा दिया जाता था। अब भूमि का टैक्स इसमें किसान ही सीधे देते थे। उसमें एक जमींदार होता था, जमींदार नियुक्त करते थे वो कंपनी एक जमींदार नियुक्त करती थी और जमींदार कंपनी को टैक्स देते थे। लेकिन इसमें सीधे किसान टैक्स देंगे जमींदारों को, जमींदारों को नहीं, कंपनी को। अर्थात किसान अपने खेतों के मालिक थे एवं उन्हें अपनी जमीन को बेचने का भी अधिकार था इस व्यवस्था में। ठीक है, उस व्यवस्था में नहीं था। इस व्यवस्था में जमींदार इस व्यवस्था में जमींदार नहीं थे, जिस कारण किसानों पर कोई करों का दबाव भी नहीं पड़ता था एवं मध्यस्थता न होने के कारण किसानों को कम कर एवं कंपनी को सीधे कर मिलता था। मध्यस्थता तो थी नहीं कि बीच में कोई खा जाएगा। ठीक है, इस व्यवस्था में एक निश्चित कर कितना 33 से 55% किसानों द्वारा कंपनी को सीधे दिया जाता था। सीधी बात है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान अपनी रैयत यानी जमीन के खुद मालिक होते थे और टैक्स जो है सीधे कंपनी को देते थे। कोई मध्यस्थता, कोई जमींदार नहीं थी, तो वो अपने ज़मीन के मालिक भी थे। ठीक है, अब महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी? अब महालवाड़ी व्यवस्था शुरू होती है इसके बाद। तो इस व्यवस्था को प्रारंभ देखो, इस व्यवस्था में क्या है, थोड़ा इसमें देखें कि इस व्यवस्था के जो जन्मदाता है वो हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। ठीक है, 1822 ईस्वी को ये व्यवस्था कानूनी बनी और 22 ईस्वी नहीं है, 1832 ईस्वी है, मैंने गलत लिख दिया है इसमें, 1832 ईस्वी है। ये व्यवस्था कानूनी बनी और 1833 ईस्वी को यह व्यवस्था बहुत प्रचलन में आ गई। ठीक है, जन्मदाता इसके कौन है? इस व्यवस्था के हॉल्ट मैकेंजी। ये व्यवस्था कानूनी बनी 1832 में। 1833 ईस्वी में यह व्यवस्था अपने चरम सीमा पे आ जाती है। अच्छे से ये प्रचलित होती है। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था ये थी। तो हमने तीनों व्यवस्था पढ़ ली, अर्थात हमने भू राजस्व व्यवस्था हमने अच्छे से पढ़ लिया, काफ़ी है। इससे अगर लॉन्ग प्रश्न बनता है तो इतना पूरा लिखना है, शॉर्ट प्रश्न बनता है तो एक एक पूछेगा कि महालवाड़ी व्यवस्था क्या है। अच्छा, महालवाड़ी व्यवस्था रह गई क्या? नहीं, हाँ, अभी तो पढ़ ही रहे हैं महालवाड़ी व्यवस्था, तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मुझे लगा ख़त्म हो गया। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब में फैली हुई थी, जो कि समस्त ब्रिटिश भारत के लगभग 30% भाग में फैली हुई थी। जमींदारी व्यवस्था जो है वो 19% भाग में फैली हुई थी, 51% भाग में रैयतवाड़ी और 30% भाग में महलवाड़ी व्यवस्था फैली। अच्छा, महलवाड़ी व्यवस्था क्या है थी? तो महलवाड़ी व्यवस्था में ये था कि कुछ छोटे छोटे गांव को मिलाकर एक महल बना दिया जाता था। छोटे छोटे गांवों को मिलाकर एक महल बना दिया जाता था और उस महल में एक मुखिया होता था। उस मुखिया की ही जिम्मेदारी होती थी कि वो कंपनी को टैक्स दे। तो ये तो ऐसा तो कुछ जमींदारी व्यवस्था में भी था। हाँ, तो ये जमींदारी व्यवस्था का ही एक संशोधन रूप है। बस जमींदारी व्यवस्था में इतना फ़र्क था कि जमींदारी व्यवस्था में किसानों के पास अपनी ज़मीन का अधिकार नहीं था, जमींदार के पास था। इस व्यवस्था में किसान अपनी ज़मीन के खुद मालिक होते थे, उनको अपनी ज़मीन बेचने का भी अधिकार था।
थी। ये भी व्यवस्था एक जमींदार व्यवस्था की तरह है कि इसमें छोटे छोटे गांव मिला के एक महल बना दिया जाता था। महल का मतलब एक गांव बना दिया जाता था। उस गांव का एक मुखिया बना दिया जाता, तो उस मुखिया की जिम्मेदारी होती थी कि कंपनी को टैक्स दे। कंपनी प्रत्येक किसान से टैक्स नहीं लेती थी, ना उसे प्रत्येक गांव से मतलब था, उसे केवल महल से मतलब था। और इस व्यवस्था में अच्छी बात यह है कि कंपनी द्वारा टैक्स का दर भी निर्धारित किया गया था। कितना था वो? 60% था। ठीक है, तो ये व्यवस्था ऐसी थी, 60% था। अगर मैंने ना भी लिखा हो तो इसको समझना कि इस व्यवस्था में 60% टैक्स देना पड़ता था। अब देखो यूनिट 4 में ही पुनर्जागरण के बारे में पढ़ना था, तो पुनर्जागरण के बारे में पढ़ते हैं। पुनर्जागरण का मतलब होता है, देखो इंग्लिश इसका रूपांतरण होता है रेनेसांस। रेनेसांस हिंदी रूपांतरण होता है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना। ठीक है, ये एक फ्रांसीसी शब्द है। तो 18वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी, तो वहाँ तो सब कुछ सुधर गया 18वीं शताब्दी में। परंतु 19वीं शताब्दी में भारत में क्या था कि भारत में कई जातिवाद था और बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई थी। तो राजा राममोहन राय के प्रयास से भारत में पुनर्जागरण आ पाया, और भारत में पुनर्जागरण के जन्मदाता राजा राममोहन राय को ही कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, भारत में पुनर्जागरण आने के क्या क्या कारण हुए? 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के निम्न कारण थे। नंबर 1, देखो अंग्रेजों का बढ़ता हुआ प्रचार। अंग्रेजी शासन बढ़ रहा था, तो अब जब अंग्रेजी शासन बढ़ रहा था तो उसका प्रभाव भी बहुत फैल रहा था। तो अब वो लोग क्या है कि वो दबाने की भी कोशिश कर रहे थे हिंदुओं को नहीं, भारतीयों को। तो इस वजह से भी पुनर्जागरण आया। दूसरा कारण इसका ये था कि प्राच्यवादियों द्वारा भारत के अतीत को वैभवशाली बताना। प्राच्यवादी, देखो दो मतभेद हुए थे, एक पाश्चात्यवादी आए थे और एक प्राच्यवादी। तो प्राच्यवादी ये कहते थे ये भारत के पक्ष में ही थे, और पाश्चात्यवादी वो अंग्रेजों के पक्ष में थे। ठीक है, तो पाश्चात्यवादियों ने भारत के अतीत को बड़ा गौरवशाली बताया। तो भारतीयों को लगा यार हम तो बड़े गौरवशाली देश से बिलोंग करते हैं और अंग्रेज ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो पुनर्जागरण का ये भी कारण है। ठीक है, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार बढ़ रहा था, इस कारण से भी पुनर्जागरण हुआ। और चौथा कारण है अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार हुआ। देखो 1835 में ही अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम भी आया था, वो भी अपन पढ़ेंगे। तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार बढ़ा, तो क्या हुआ अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार से? अमेरिका की क्रांति और फ्रांस की क्रांति को भी भारतीयों ने समझा, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी आने लगी, तो उन्होंने इन क्रांतियों के बारे में समझा। जब इन क्रांतियों के बारे में समझा तो उन्हें एक सोच डेवलप हुई कि हाँ, इनने कैसे कैसे क्रांति आई, वहाँ कैसे कैसे सुधार हुआ, तो वो हम भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ये भी एक कारण था। और एक कारण था कि समाचार पत्रों का प्रचलन हुआ और विदेशी विद्वानों और विचारों के द्वारा। अच्छा, समाचार पत्रों का प्रचलन हुआ तो वहाँ से पता चला कि कितना अंग्रेज भारत में घुसपैठ कर रहे हैं या भारतीयों को दबा रहे हैं। ठीक है, विदेशी विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए, ग्रंथ उन्होंने भारतीयों ने पढ़े। तो ये सारे कारण थे जिस कारण भारत में पुनर्जागरण आ सका, लोग जगे भारत की। ठीक है, जैसे ब्रह्म समाज की, अच्छा धार्मिक बताया था कि भारत में धार्मिक कृतियाँ बहुत सारी थीं, तो धार्मिक कृतियों को भी सुधारा गया। तो पहला धर्म सुधार आंदोलन हुआ, उसे ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। तो ब्रह्म समाज पहला हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम धर्म सुधार आंदोलन था। इसके जो संस्थापक थे वो राजा राममोहन राय थे। 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना कलकत्ता में राजा राममोहन राय जी ने की थी। बस अपन को इतना और पढ़ना है कि इसमें ये वाला पॉइंट कि इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयां जैसे सती प्रथा, बहुप्रथा, वेश्यावृत्ति, जातिवाद, अस्पृश्यता आदि को समाप्त किया और पुनर्विवाह को इन्होंने समर्थन किया। बस इतना ही पढ़ना है इसमें, और बाकी आपको पढ़ना हो पढ़ लेना। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज क्या है कि यही जो ब्रह्म समाज है वो दो भागों में टूट गया था। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना ब्रह्म समाज के विभाजन के उपरांत आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में ही हुई थी, जैसे ब्रह्म समाज की हुई थी। ठीक है, इसने भी जो हिंदू धर्म में कुरीतियाँ थी उनको दूर करने का प्रयास किया। आर्य समाज की बात की जाए तो 10 अप्रैल 1872 में मुंबई में दयानंद सरस्वती जी ने की थी। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने वैदिक धर्म
धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने का प्रयास किया था। और इन्होंने ये भी कहा था कि धर्म की ओर, वेदों की ओर लौटो। मतलब इन्होंने भारतीयों को ये संदेश दिया था कि आप वेदों को पढ़ो, वेदों की ओर लौटो, वहाँ से आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। ठीक है, तो इन्होंने धर्म की बात की थी और इन्होंने एक नारा भी वही दिया था कि वेदों की ओर लौटो। और इनकी जो पुस्तक थी वो सत्यार्थ प्रकाश, बहुत प्रचलित पुस्तक है, और भी सारी लिखी हुई हैं। ठीक है, लिख सकते हो। रामकृष्ण मिशन के बारे में आपको पढ़ना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की थी, उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य ऐसे साधुओं और सन्यासियों को संगठित करना था जो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में गहरी आस्था रखें। ज़्यादा नहीं पढ़ना। पुनर्जागरण इम्पॉर्टेंट है। पुनर्जागरण कैसे हुआ भारत में, और कुछ सुधार आंदोलन बता देने हैं। या तो अगर स्पेशली पूछेगा तो ब्रह्म समाज के बारे में पूछ सकता है, आर्य समाज के बारे में, तो वो हम लिख भी देंगे, ज़्यादा नहीं लिखना है इसमें। वैसे सीधा प्रश्न आने की बहुत कम चांस है, ब्रह्म समाज से ही सीधा प्रश्न पूछ सकता है। अब मैं तो कुछ नहीं बता सकता, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में आप पढ़ लेना। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं ताज शासन। भारत में ताज शासन क्या है? ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1858 का अधिनियम भी इसे कहते हैं। और भारत में ताज शासन कैसे आया वो पढ़ते हैं। तो 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश महारानी ने भारत का शासन कंपनी से लेकर अपने हाथ में ले लिया। 1857 का विद्रोह हो गया, बहुत ज़्यादा विद्रोह फैला ये। तो ब्रिटिश महारानी ने क्या किया कि भारत में कंपनी का शासन था, तो कंपनी के हाथ से लेके अपने हाथ में ले लिया कि भाई अब मैं भारत में ताज का शासन हो। ताज मतलब ब्रिटिश महारानी को कहा जाता था। ठीक है, और 1858 का एक अधिनियम पारित किया जिसे 2 अगस्त 1858 को स्वीकृति मिली और भारत में ताज शासन या ब्रिटिश महारानी का शासन प्रारंभ हो गया। चलो 1858 के अधिनियम के प्रावधान क्या थे? देखो, नंबर 1 प्रावधान ये था कि भारत में अब ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं, ताज का शासन होगा। नंबर 1 प्रावधान। दूसरा प्रावधान ये था कि भारत के गवर्नर जनरल का जो नाम था वो बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। और कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 मंडल होते थे। कौन कौन से? एक निदेशक मंडल और एक नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। इनके पद को समाप्त कर दिया गया और एक भारत राज्य सचिव का पद बनाया गया। ये पद भारत राज्य सचिव कौन होता था कि भारत राज्य सचिव ब्रिटेन की संसद पर बैठता था और पूरे भारत के शासन को संभालता था। ठीक है, ये भारत राज्य सचिव था। तो इन दोनों के कंपनी के जो निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल थे, उन दोनों का पद समाप्त कर दिया गया और एक भारत राज्य सचिव का पद बनाया गया। ठीक है, भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए भारत राज्य परिषद, जिसमें से 15 सदस्य होते थे और 15 सदस्यों में से 8 सदस्य कंपनी के द्वारा नियुक्त किए जाते थे और 7 सदस्य निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किए जाते थे। मतलब 15 सदस्य की भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्य वाली एक परिषद बनाई गई कि भाई तुम सहायता करो अब इनकी, अकेले थोड़ी पूरा शासन कर लेंगे वो। भारत राज्य परिषद और भारत राज्य सचिव की सहायता एवं सलाह देने का कार्य करेगी। मतलब भारत राज्य परिषद भारत राज्य सचिव को केवल सलाह देने का काम करेगी, जरूरी नहीं वो बात हो। जैसे अपने यहाँ क्या है कि जैसे राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 143 है, 143 है, 123 है, 123 के तहत तो कानून बनता है ना, 143 है, मैं कंफ्यूज हो गया। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से केवल सलाह ले सकता है किसी भी मामले पर बाध्य नहीं है, उस काम को करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से है। भारत राज्य परिषद की अध्यक्षता भारत राज्य सचिव करेगा। ठीक है, अध्यक्षता भारत राज्य सचिव करेगा। भारत का कानून बनाने का अधिकार भारत राज्य सचिव के पास था। भारत राज्य सचिव एवं उसकी कार्यकारिणी परिषद का खर्च भारत राज्य को उससे दिया जाएगा। कंपनी की सेना ब्रिटिश सेना कहलाएगी। अब क्योंकि कंपनी का तो शासन रह नहीं गया, तो कंपनी की जो सेना है वो ब्रिटेन की सेना कहलाएगी। और भारत राज्य सचिव के पास भारत की वायसराय के साथ गुप्त पत्र व्यवहार करने का भी अधिकार था। जो भारत का राज्य सचिव होता था, भारत राज्य सचिव कहाँ बैठता था? वो बैठता था ब्रिटेन की संसद में। और भारत का वायसराय कहाँ होता था? भारत ही में होता था। तो भारत राज्य सचिव और जो है वो भारत के वायसराय के साथ गुप्त पत्र व्यवहार भी कर सकता था। मतलब कोई एक प्राइवेट चीज़ें जाननी है कि किसी उस मतलब ऑफिशियल नहीं जाननी है, प्राइवेट तरीके से कोई चीज़ जाननी है कि भारत में क्या चल रहा है, तो वो गुप्त पत्र व्यवहार भी कर सकता था। भारत राज्य सचिव भारत का बजट प्रति वर्ष ब्रिटेन की संसद पर पेश करेगा। ये भारत राज्य सचिव का अधिकार था, ये बताया गया था इस अधिनियम में। ठीक है, तो ये अधिनियम है 10/12
पॉइंट है वो आप पढ़ लेना और याद कर लेना, ठीक है। 1858, अच्छा ब्रिटिश महारानी की एक घोषणा पत्र यहीं पे पढ़ना पड़ता है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये भी कि ब्रिटिश महारानी ने क्या घोषणा की थी। तो 1858 के अधिनियम के बाद ब्रिटिश महारानी ने 1 नवंबर 1858 को भारतीयों के हित के लिए अपना एक घोषणा पत्र जारी किया था, जिसे काफ़ी हद तक भारतीय संविधान का आधार माना जाता है। ब्रिटिश महारानी की घोषणा पत्र पर मुख्यतः 3 बातें बताई गई हैं। क्या? नंबर 1, भारतीय नागरिक को ब्रिटेन के नागरिक की तरह समान अधिकार दिए जाएंगे या प्राप्त होंगे। भारतीय नागरिक के साथ, दूसरा था, भारतीय नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, वेशभूषा आदि आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीयों को भी लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियों के अवसर पर ब्रिटेन नागरिक की तरह ही समान अवसर दिए जाएंगे। अच्छी बात है ये भी। भारतीयों के भौतिक एवं नैतिक उन्नति के उपाय किए जाएंगे। भौतिक मतलब शारीरिक, फिजिकली, और जो दिखते हैं फिजिकली बस नहीं, जो दिखते हैं वो भौतिक होते हैं। और नैतिक का मतलब जो भारतीयों के नैतिक का मतलब ये है कि उनके गुणों का विकास किया जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, जो भारत का जो पढ़ा लिखा वर्ग था उसने इस तीनों बातों का बड़ा समर्थन किया, परंतु ब्रिटेन वाले समर्थन करेंगे क्या? वो नहीं करेंगे। चलो अब लॉर्ड लिटन के बारे में पढ़ते हैं। तो लॉर्ड लिटन का शासनकाल होता है 1876-1880 तक, ठीक है, 76 से 80 तक। ये भारत का कौन होता है? वायसराय होता है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। लॉर्ड लिटन एक विख्यात कवि, उपन्यासकार, निबंध लेखक था। साहित्य जगत में से ओवन मेरिडिथ के नाम से प्रसिद्ध था ये, ठीक है। 1876 में भारत का वायसराय बनता है, परंतु उसे भारत के प्रशासन के बारे में जानकारी नहीं थी। और जैसे ही 1876 में ये भारत का वायसराय बनता है, उसी समय पड़ जाता है अकाल। चलो तो सुधार इसके पढ़ते हैं कि लॉर्ड लिटन ने भारत में निम्नलिखित सुधार किए। नंबर 1, अकाल से रोकथाम। बताया मैंने अभी कि जैसे ही सन 1876 में भारत का वायसराय बनता है, अकाल पड़ जाता है। तो अकाल से रोकथाम कैसे ये करता है, कैसे अकाल से भारत के लोगों को बचाता है, वो पढ़ते हैं। तो सन 1876 में एक भीषण अकाल पड़ता है। अब वो अकाल का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है, चलो। मुंबई, मद्रास, हैदराबाद एवं मैसूर में इसका अकाल का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। लगभग 50 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो वो क्या करता है कि अकाल से रोकथाम के लिए सर जॉन स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त करता है, जो अपनी रिपोर्ट में, जो मतलब वही कमीशन अपनी रिपोर्ट में बताता है क्या? वो ये बताता है कि असहाय लोगों की सहायता करो एवं स्वस्थ व्यक्तियों को काम देने की बात करता है। जो व्यक्ति स्वस्थ है उनको काम दो और जो असहाय है उनकी सहायता करो, ठीक है। और बजट का जो मतलब प्रत्येक वर्ष बजट आ रहा है भारत का, उसमें 95 लाख पाउंड की बचत करो और अकाल क्षेत्रों में नहर, सिंचाई एवं रेल लाइनों को बिछाओ और प्रत्येक प्रांत में एक अकाल कोष की स्थापना की सलाह दी। उसने ये सलाह दी, ठीक है। तो अकाल से रोकथाम इस प्रकार से हुआ। अब देखो आर्थिक सुधार क्या करता है लॉर्ड लिटन। नंबर 1, पूरे ब्रिटिश भारत में नमक का मूल्य समान करने का प्रयास करता है। क्या होता है कि नमक का मूल्य हर एक प्रांत में अलग अलग था, तो वो एक ही टैक्स लगा देता है कि नमक पर भाई पूरे ब्रिटिश भारत में एक ही नमक पर टैक्स लगेगा। जब टैक्स एक ही लगेगा तो दाम भी एक ही हो जाएगा, ठीक है। और चीनी पर लगने वाला एक कर था, जैसे चुंगी कर कहा जाता था, उसको समाप्त कर दिया उसने। 29 वस्तुओं पर लगने वाले आयात कर को समाप्त कर दिया। 29 वस्तुओं पर एक आयात कर लगता था, उसको समाप्त कर दिया, जिससे समुद्री व्यापार का विकास हो सका, ठीक है। किसानों को कम ब्याज दर पर धन उधार देने की व्यवस्था की इसने, ठीक है। सामाजिक सुधार क्या किया इसने? सामाजिक सुधार के अंतर्गत लिटन ने भारत में सिविल सर्विसेज की स्थापना की और नौकरियों के लिए क्या होता था, अच्छा कैसे इसने स्थापना की, पहले क्या होता था कि जो ब्रिटेन के अंतर्गत जो भी नौकरियां आती थी तो उनकी परीक्षा ब्रिटेन में ही होती थी। तो जब ब्रिटेन में परीक्षा होती थी तो भारत के लोग तो वंचित हो जाते थे उस परीक्षा से, ठीक है। तो इसने भारत पर ही सिविल सर्विसेज की स्थापना की और 16% भारतीयों को आरक्षण भी दिया। ये उसने बहुत बड़ा सामाजिक सुधार किया था, ठीक है। और यूरोप वासियों के दंड में संशोधन किया, मतलब ये यूरोप वासियों के दंड में संशोधन किया,
क्या होता था कि यूरोप वासियों को नरम दंड दिया जाता था, भारतीयों को बहुत अधिक दंड दिया जाता था। तो ये क्या था, लॉर्ड लिटन समान न्याय का समर्थक था। ठीक है, इसका मानना ये था कि कोई भी अपराध करे उसको समान न्याय समान दंड देना चाहिए। लेकिन होता क्या था कि वही बताया मैंने कि यूरोप वालों को जो है कम नरम दंड दिया जाता था और उनको अधिक दंड दिया जाता था। ठीक है, तो इसने समान दंड देने की बात की, परंतु ये सफल नहीं हो सका इसमें, और यही बात इसकी इल्बर्ट बिल के रूप में आगे प्रचलित हुई नहीं, आई आगे। ठीक है, लिटन ने समान दंड का प्रयास किया, परंतु ये प्रयास आगे चलकर इल्बर्ट बिल के रूप में आया। ठीक है, उसका ये प्रयास सफल तो नहीं हो सका। तो इसने इतने सारे सुधार किए थे, बहुत हैं इतने। अब लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़ते हैं। 1880 से 1884 तक रहता है, जल्दी से पढ़ते हैं इसको भी। लॉर्ड रिपन का जन्म 1827 में हुआ था। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड लिटन की अप्रिय और दमनकारी नीतियों से भारत में विद्रोह की भावना चल रही थी। रिपन ने भारतीयों के घावों को भरने का प्रयास किया। ठीक है, मतलब उसकी लॉर्ड लिटन ने देखो सुधार तो किया था, परंतु उसकी कुछ अप्रिय नीति भी थी जो भारतीयों को पसंद नहीं आई थी, तो उस वजह से भारतीयों में विद्रोह भी आ गया था। तो उनको सुधारने का प्रयास रिपन ने किया। देखो सबसे बड़ा सुधार तो इसने ये किया कि भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की। ठीक है, लॉर्ड लिटन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अब स्थानीय स्वशासन क्या था वो भी पढ़ते हैं। उसने भारत में स्थानीय स्वायत्तता की स्थापना इसलिए की ताकि आगे चलकर भारतीय स्वयं अपना शासन चला सकें। इसका उद्देश्य शासन व्यवस्था को मजबूत करना नहीं, बल्कि भारतीयों को शासन चलाने की शिक्षा प्रदान करना था। सन 1882 में रिपन ने जिला बोर्डों की स्थापना की। देखो स्थानीय स्वशासन का मतलब जी है, अभी स्थानीय स्वशासन हमने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, 73वां 74वां संविधान संशोधन। तो स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है, अपन ने वहाँ क्या पढ़ा था, स्थानीय स्वशासन 2 भागों में बटा हुआ था, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। वही है स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है गांव क्षेत्र का स्वशासन, छोटे छोटे स्तर का स्वशासन। ठीक है, शासन। ठीक है, तो लॉर्ड लिटन ने स्थानीय स्वशासन की स्थापना की। इसका उद्देश्य ये था कि वो भारतीयों को ये शिक्षा देना चाहता था कि शासन कैसे चलाया जाता है, क्योंकि उसका मानना ये था कि भारतीय लोग आगे चलकर अपना शासन स्वयं चला सकें। ठीक है, शासन चलाने की शिक्षा देना है उसका उद्देश्य था। ठीक, और दूसरा उसने सुधार किया, कारखाने का अधिनियम लाया। कारखाना का अधिनियम क्या था कि रिपन ने एक कारखाना अधिनियम या फैक्ट्री, इसको प्रथम फैक्ट्री अधिनियम भी कहते हैं, 1881 का अधिनियम लाए। उसमें क्या था, ये अधिनियम मजदूरों की अवस्था सुधारने के लिए पारित किया गया था। इस अवस्था में यह व्यवस्था की गई कि 7 से 12 वर्ष की आयु तक के बालकों से 9 घंटे से अधिक काम न लिया जाए, और जो खतरनाक मशीनरी हैं उनके चारों ओर तार बिछाए जाएं, और उनकी निरीक्षण के लिए एक इंस्पेक्टर की नियुक्ति की जाए। ठीक है, शिक्षा संबंधी सुधार क्या करता है, 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग आता है। ठीक है, जिसे हंटर आयोग कहते हैं। ठीक है, जिसका कार्य वुड्स डिस्पैच के बाद भारत की शिक्षा व्यवस्था में प्रगति को, मतलब वुड्स डिस्पैच के बाद क्या भारत में शिक्षा व्यवस्था हुई, ये शिक्षा व्यवस्था कैसे बढ़ी, उस पर शिक्षा व्यवस्था की प्रगति को बताने एवं शिक्षा सुधार हेतु अपने सुझाव प्रदान करने के लिए कहा गया। तो हंटर आयोग ने प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा स्तरों की शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देने की बात की। हंटर आयोग ने ये कहा कि आप जो प्राइमरी और माध्यमिक स्तर की शिक्षा पर जोर दीजिए तो शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। ठीक है, इल्बर्ट पिट बताया था ना कि लॉर्ड लिटन की वही यूरोप वासियों के दंड में समानता लाना चाहता था लॉर्ड लिटन, तो वो वहाँ सफल नहीं हो पाया। आगे चल के इल्बर्ट बिल के रूप में आया। तो इल्बर्ट बिल इसी के टाइम पे आया था। क्या था कि अच्छा, आप पढ़ तो चुके हैं इल्बर्ट बिल के बारे में, आप जानते होंगे। यूरोपियों के दंड में सुधार हेतु लॉर्ड लिटन द्वारा किए गए प्रयास को सन 1883 में इल्बर्ट बिल के रूप में वायसराय की कार्यकारिणी में पेश किया गया। वायसराय कौन था, लॉर्ड, इस समय वायसराय कौन है, इस समय वायसराय है लॉर्ड रिपन। और प्रयास कब किया गया था, लॉर्ड लिटन के टाइम पे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। ये भी हालांकि सफल नहीं हो पाता है। चलो पढ़ते हैं। फिर क्या है, इल्बर्ट बिल के रूप में वायसराय की कार्यकारिणी में पेश किया गया, जिसका यूरोपियों ने विरोध किया
अंततः यह प्रावधान किया गया कि भारतीय जज यूरोपीय जूरियों का मतलब यूरोपीय जजों की सहायता से यूरोपियों के मामले में निर्णय ले सकते हैं। देखो पूर्णतः ये नहीं ले सकते हैं निर्णय। देखो क्या है मैं समझाता हूँ। एल्बर्ट बिल के बारे में आप समझते हैं। एल्बर्ट बिल क्या था कि लॉर्ड लिटन ने समान न्याय की बात की थी, जो कि वो सफल नहीं हो सका। तो ये एल्बर्ट बिल के रूप में लॉर्ड रिपन की कार्यकारिणी परिषद में यानी उसके परिषद में ये बिल पेश किया गया। तो उसने भी प्रयास किया कि समान न्याय हो सके। तो यूरोप वासियों ने इसका विरोध किया, खुल के विरोध किया। तो विरोध किया तो अंततः ये निर्णय लिया गया कि भैया जो भारतीय जज हैं वो यूरोप वासियों या यूरोपियों या अंग्रेज़ों को दंड दे तो सकते हैं, परंतु यूरोपीय जजों की सहायता से ही देंगे। ऐसे नहीं देंगे कि खाली भारतीय जज दे दें। तो मतलब वही हुआ कि यूरोप वासियों की सहायता लेनी पड़ेगी। तो आप भी जानते हो क्या होगा, सब वही अपना अपना वाला है। तो यहाँ अभी समान न्याय नहीं हो सका, लेकिन फिर भी थोड़ा तो सुधार हुआ। पहले तो ये था ना कि भारतीय जज निर्णय ही नहीं लेते थे यूरोप वासियों के बारे में। ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 की समाप्ति की इसने। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम क्या था कि देखो ये भारतीय जो पत्रकार थे वो उन्हें ये एक निर्देश दिया गया यूरोपियों द्वारा कि आप लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ या यूरोपियों के खिलाफ कोई भी अप्रिय चीज़ या अप्रिय खबर नहीं छापेंगे। इस अधिनियम में ये बताया गया था, अगर आप छापेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। तो 1878 का अधिनियम यही बताता है कि भारतीयों की प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई थी कि आप यूरोपियों के विरुद्ध नहीं छापेंगे। ठीक है, मतलब कुछ भी सब तानाशाही चलता था। अब बंगाल का विभाजन पढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन के बारे में मैंने नहीं, मुझे लगता है PDF में लगाया, लेकिन लॉर्ड कर्जन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बंगाल का विभाजन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बंगाल का विभाजन की घोषणा हो जाती है 16 जुलाई 1905 को। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के विरोधी कार्यों का सबसे मुख्य कारण है। देखो 16 जुलाई, मैं अपनी बात बताता हूँ, अपनी बात नहीं बताता हूँ, मतलब अपने विचारों से बताता हूँ कि 16 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन करने की घोषणा कर दी जाती है। ठीक है, और कारण ये बताया जाता है कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है। अंग्रेजों द्वारा ही कारण बताया जाता है कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है, अतः उस पर शासन करना बहुत कठिन है। इस वजह से बंगाल का विभाजन करना जरूरी है। ये अंग्रेजों ने बताया, ये अंग्रेजों के द्वारा बताया गया कारण है। और बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल में बंगाल, असम की चटगांव और ढाका का राजशाही को मिलाकर एक प्रांत बनाया गया। और पश्चिमी बंगाल में क्या हुआ कि पश्चिमी बंगाल में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक प्रांत बनाया गया। ठीक है, 2 भागों में बंगाल को बांट दिया गया। कारण क्या बताया कि बंगाल में प्रशासन नहीं चला पा रहे हैं अंग्रेज। ठीक है, तो ये अंग्रेजों द्वारा बताया गया कारण है। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कार्य संपन्न हो गया। अर्थात बंगाल का विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। परंतु उसका वास्तविक कारण पता है क्या था? बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण था हिंदू मुस्लिम में फूट डालना। क्यों? क्योंकि देखो पूर्वी जो बंगाल था उस पर बहुसंख्यक मुसलमान थे, और पश्चिमी जो बंगाल था उस पे बहुसंख्यक मुसलमान थे। पूर्वी जो बंगाल था उस पे बहुसंख्यक हिंदू थे। तो उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को बांटा। पूर्वी बंगाल में मुसलमान और पश्चिमी बंगाल में मुसलमान और पूर्वी बंगाल में हिंदू। तो ये मेन कारण था उन बंगाल का विभाजन का। क्या? हिंदू मुसलमान में फूट डालना। परंतु अंग्रेजों ने क्या बताया था कि भाई प्रशासन करने में असुविधा होती है। तो मैंने यहाँ बंगाल विभाजन के कारण भी लिखे हैं, प्रशासनिक कारण आप पढ़ लेंगे, वही चीज़ है। राष्ट्रवादियों की बढ़ती हुई एकता पर प्रहार, मतलब ये है
कि बंगाल विभाजन के कारण ये था कि अंग्रेज़ों को लगता था बंगाल बहुत बड़ा इलाका है, हिंदू मुस्लिम इसमें बहुत ज़्यादा हैं, तो कहीं ये अंग्रेज़ों के खिलाफ नीतियाँ ना बनाने लग जाए, तो भाई बांट दो और फूट डाल दो इनमें, ठीक है। और हिंदू मुसलमान में फूट डालना ये तो कारण था ही, ठीक है। तो बंगाल विभाजन मुझे लगता है समझ में आया होगा। अब बहुत जल्दी करते हैं, कृषि का व्यवसायीकरण पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये समझते हैं कि व्यवसायीकरण, कृषि का व्यवसायीकरण का मतलब क्या है। तो कृषि का व्यवसायीकरण का मतलब ये है कि नकदी फसलों के उत्पादन में ध्यान देना। अब ये नकदी फसलें क्या हैं? वे फसलें नकदी फसलें कहलाती हैं जिन्हें किसान मार्केट में बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाता है, ठीक है। वो फसलें नकदी फसलें कहलाती हैं, जैसे कपास, चाय, फल, आलू, सरसों, अफीम आदि फसलें नकदी फसलें, इनको बेचकर अच्छा सा पैसा कमाता है। अब आप कहेंगे खाद्यान्न फसलों में भी तो कमाता है, तो उन्हें खाद्यान्न फसलें कही गई हैं। जैसे अब अनाज है, मक्का है, जौ है, ठीक है, गेहूँ है, चावल है, तो ये खाद्यान्न फसलें हैं, तो इन्हें खाद्यान्न फसलों में रखा गया। हालांकि इनमें भी पैसा कमाता है, लेकिन इनकी अपेक्षा कम ही पैसा कमाता है, ठीक है। तो ये खाद्यान्न फसलें में रखी गई हैं जो मैंने अभी बताई, और ये नकदी फसलें हैं। तो नकदी फसलों का बढ़ावा देना ही कृषि का व्यवसायीकरण है। तो आपको मन में थीम बन रही होगी कि अंग्रेजों, अब अपन को ये पढ़ना है कि अंग्रेजों के टाइम में, देखो प्रारंभ में तो भारत में वही परंपरागत खेती होती थी, वही खाने वाली फसलें उगाई जाती थी। तो अंग्रेज़ों के आने के बाद कैसे भारत में नकदी फसलों का बढ़ावा हुआ वो अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी में भारत की 80% जनता वही अपनी कृषि पर ही निर्भर थी, और औपनिवेशिक भारत के पूर्व भारत के लोग परंपरागत खेती करते थे, अर्थात खाद्यान्न फसलें उगाते थे, ठीक है। परंतु ब्रिटिश सरकार ने अपनी भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी को अपनाया, और फिर नकदी फसलों का क्या हुआ, प्रचलन हुआ, बढ़ावा हुआ। तो अब देखो, अंग्रेजों ने नकदी फसलों के अंतर्गत ये भी लिखना है कि अंग्रेजों ने एक त्रिकोणीय व्यापार की नीति अपनाई। त्रिकोणीय व्यापार की नीति में क्या था कि अंग्रेज भारत से चाय इंग्लैंड भेजते थे, और चीन से भी चाय इंग्लैंड भेजते थे, और चीन को चाय के बदले भारत से अफीम भेजते थे। तो देखो अफीम आया ना, अब भारत से अफीम जाएगा जब चीन, तो भारत में अफीम की खेती होगी। जब खेती होगी अफीम की, तो अफीम एक नकदी फसल है, अर्थात भारत में कृषि का व्यवसायीकरण तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो त्रिकोणीय जो व्यापार की नीति अपनाई थी ना, ये कारण था कृषि का व्यवसायीकरण करने का, ठीक है। अब कुछ कारण पढ़ते हैं कि कृषि का व्यवसायीकरण के क्या क्या कारण हुए। तो अमेरिका का गृह युद्ध इसका कारण है। एक 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध हुआ, एक युद्ध हुआ। अब अमेरिका के गृह युद्ध से भारत की कृषि का व्यवसायीकरण से क्या तात्पर्य है, तो देखो ऐसा तात्पर्य है कि अमेरिका में कपास की खेती अच्छी होती थी। तो अमेरिका में जब गृह युद्ध हुआ, तो इंग्लैंड में कपास जाना बंद हुआ। तो अब उनको एक ही चीज़ दिख रही थी कि भाई भारत से कपास उगाओ, कपास भी एक नकदी फसल है। तो इस वजह से कृषि का व्यवसायीकरण करना पड़ा, ठीक है। स्वेज नहर बनी 1869 में। स्वेज नहर बनी और भारत और इंग्लैंड के मध्य 4000 मील की दूरी कम हो गई। जब इतनी दूरी कम हो गई तो व्यापार करने में सुविधा हुई। तो भैया इनके नज़र में तो वही था कि अब नकदी फसल भी उगाओ और व्यापार करो, ठीक। तो ये भी एक कारण है। परिवहन के साधनों का विकास, परिवहन का साधन अच्छा हुआ। 19वीं शताब्दी में भारत में परिवहन के साधन का तीव्र गति से विकास हुआ, ठीक है। रेल विकास भी आया था इसी 1853 में। तो भाई परिवहन आ गया तो व्यापार करने में सरलता होती है, सरलता होती है तो कृषि का व्यवसायीकरण तो अपने आप हो जाता है। आप समझना, इसको बड़े ध्यान से सुनना और बड़े ध्यान से समझना भी, बाद में वीडियो देखने के बाद भी इस पर विचार करना कि हाँ यार ऐसे हुआ होगा कृषि का व्यवसायीकरण। औद्योगिक क्रांति भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है कृषि के व्यवसायीकरण में। इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति का प्रभाव यूरोप के समस्त देशों पर पड़ा, ठीक है, समस्त देशों पर पड़ा। अतः समस्त यूरोप में छोटे बड़े कारखानों की बाढ़ आ गई। जब छोटे बड़े कारखानों की बाढ़ आ गई तो उन्हें कच्चा माल की आवश्यकता हुई,
उन्हें तो एक ही नज़र में दिख रहा था भारत से कच्चा माल उगाओ, कच्चा माल लगेगा तो व्यवसायीकरण होगा। ठीक है, भारत में अनेक यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसको भी पढ़ लेना। ठीक है, वही चीज़ है जैसे हुआ है। कृषि के व्यवसायीकरण का प्रभाव। अच्छा देखो, कृषि का जब व्यवसायीकरण पड़ा तो भारतीय किसानों में या भारतीय लोगों में क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, ये भी अपन को पढ़ना है ना, सिलेबस में दिया है। तो देखो, किसान तथा श्रमिक का शोषण हुआ, भाई बिल्कुल हुआ। किसान तथा श्रमिक का शोषण ऐसे हुआ कि इन्हें नकदी फसल उगाई और किसान को पैसे नहीं देते थे कि नकदी फसल उगाने के लिए बहुत पैसा लगता है, पैसे भी नहीं देते थे, किसान को खुद लेना पड़ता था पैसे जमींदारों से कर्ज लेकर, तो उनका शोषण तो हो ही गई और खाद्यान्न फसलें कम हो गई। ठीक है, जमींदारों तथा ऋणदाता व्यापारियों को लाभ, बिल्कुल लाभ। अब ये भी मैंने बताया ना, किसान को अधिक धन लगता था इन फसलों को उगाने के लिए, तो वो धन किससे लेता था, जमींदारों से उधार लेता था, तो उनको तो लाभ हो गए ना इस व्यापारियों का। इस हाँ, कृषि के उपज के व्यापार का लाभ किसानों को नहीं दिया जाता था, मतलब ये जो नगदी फसलें उगाई जाती थी ना, वो अंग्रेज ले जाते थे और उनको उनका लाभ नहीं देते थे। देखो कितनी बुरी बात है। ग्रामीण आत्मनिर्भरता की समाप्ति। भैया ग्रामीण आत्मनिर्भर क्यों बनता है, कैसे बनता है, वही खाद्यान्न फसलें उगाता है, खाता है। जब खाद्यान्न फसलें ही कम हो गई, नगदी फसलों को बढ़ावा दिया गया, तो ग्रामीणों की आत्मनिर्भरता तो खत्म होगी, और आत्मनिर्भरता बस खत्म नहीं होगी, अकाल की भी स्थिति आ जाएगी। खाद्यान्न फसलों का अभाव हुआ, वही है बताया मैंने, खाद्यान्न फसलों का अभाव हुआ ही, नगदी फसलें उगाई गईं, अकाल का प्रकोप तो आ ही जाएगा। जब खाद्यान्न फसलें कम हो जाएंगी, खाएगा नहीं कोई, खाने को नहीं मिलेगा, तो अकाल की स्थिति तो हो ही जाएगी। राष्ट्रीय बाजार का विकास हुआ, कच्चे माल उगाए गए, नगदी फसलें उगाई गईं, तो राष्ट्रीय बाजार का विकास तो होना ही है। ठीक है, कुटीर उद्योगों का पतन हुआ, जो छोटे छोटे उद्योग चलते थे उनका पतन हुआ, किसान में विद्रोह की भावना आई, बिल्कुल आएगी भाई, जब भूखा मरेगा किसान तो विद्रोह नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है कि ये इफेक्ट पड़े। रेलवे का विकास बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं, सरल है। तो भारत में रेलवे का विकास सर्वप्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय काल में शुरू किया गया। अब जल्दी जल्दी पढ़ते हैं देखो, ठीक है। अब यहाँ वो टाइम नहीं है कि एक एक टॉपिक को बड़े लॉन्ग में समझना है, इतना मैटर हो अपने पास कि हम बहुत अच्छा लिख सकें, बस। भारत में पहली रेलवे लाइन का विकास 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच खोली गई और इसकी कुल लंबाई 34 किलोमीटर थी। इसके बाद दूसरी रेलवे लाइन 1834 में खोली गई कलकत्ता से रानीगंज के बीच, और इसके बाद रेलवे का विकास हो गया। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के टाइम पर सर्वाधिक रेलवे लाइनें बिछाई गई। 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। इनका उद्देश्य पढ़ने से पहले हम रेलवे का थोड़ा वो पढ़ लेते हैं, विकास कैसे हुआ। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पढ़ लेते हैं, ये तो हमने परिचय पढ़ा, अब विकास पढ़ते हैं। तो देखो, इसके विकास में सरकारी और निजी दोनों प्रयास किए गए और पूर्णतः ब्रिटिश पूंजी लगाई गई। मतलब जो रेलवे का भारत में विकास हुआ ना, तो वो उनमें पूर्णतः पैसा जो लगा था वो ब्रिटेन का ही लगा था, और उसमें से सरकारी लोगों का भी पैसा लगा था और प्राइवेट लोगों का भी पैसा लगा था, प्राइवेट कंपनियों का। लेकिन ब्रिटिश कंपनियों को रेलवे क्षेत्र में निवेश करने पर 5% लाभांश की गारंटी दी गई। देखो, जब रेलवे का विकास हुआ तो जो ब्रिटिश पूंजी लगाई गई थी ना, तो उन्हें ये विश्वास दिया गया कि भाई आपको जितना लाभ होगा इस रेलवे के विकास से, जो भी लाभ होगा उसका 5% दिया जाएगा। तो जब इस 5% लाभांश के कारण भैया इसमें इतना फिजूल खर्च हुआ, इतना फिजूल खर्च हुआ कि जहां इंग्लैंड में प्रति मील रेल लाइन बिछाने पर 900 पाउंड खर्च होता था, पाउंड एक इकाई है उनकी, वहीं भारत में 3000 पाउंड खर्च हुआ, बहुत ज़्यादा खर्च हुआ। और इसका सब प्रभाव किस पर पड़ना है, ये सब भारतीयों पर पड़ना है, सब भारतीयों के ऊपर, उनसे ही सब वसूला जाएगा। रेलवे के विकास में भारतीय आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा गया था और इतना ज़्यादा फिजूली खर्च हुआ था, ये सब वसूला उन्हीं से गया था, भारतीयों से। तो अब पढ़ते हैं उनका उद्देश्य क्या था रेलवे विकास के लिए। देखो, ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक, राजनीतिक तथा सैनिक हित की पूर्ति हो सके, पहला उद्देश्य। कच्चे माल के मुख्य निर्यात केंद्र को महत्वपूर्ण बंदरगाहों से जोड़ना ताकि कच्चा माल और खाद्यान्न इंग्लैंड पहुंच सके। देखो कितनी कूटनीति थी। रेलवे लाइन, अब जैसे मान लो बीच बीच में कोई केंद्र हैं कच्चे माल के, तो उन्हें प्रमुख बंदरगाहों से जोड़ना, बंदरगाहों से जोड़ना, और बंदरगाहों से जोड़ दिया रेलवे से। मान लो जैसे उत्तर प्रदेश में एक कच्चे माल का केंद्र मान लो, और इसको जोड़ना है मुंबई,
अब यहाँ कच्चा माल उगाया गया और यहाँ से पहुँचाना है मुंबई में एक बंदरगाह है तो मुंबई पहुँचाना है। तो मुंबई पहुँचाने के लिए रेलवे का विकास हो गया जब, तो जल्दी से पहुँच गया और तुरंत इंग्लैंड भी बंदरगाह तक पहुँच गया, बंदरगाह से इंग्लैंड पहुँच गया। तो रेलवे के विकास से कच्चे माल को प्रमुख बंदरगाहों से जोड़ा गया और खाद्यान्न फसलें इंग्लैंड भेज दी गई। तो अकाल स्थिति और आ जानी है ऐसे में। उपद्रव को दबाने हेतु सेनाओं का तीव्र आवागमन सुनिश्चित करना, अर्थात ब्रिटिश सेना की सहायता से भारत को राजनीतिक रूप से अधीन बना। देखो, रेलवे के विकास का अंग्रेजों का उद्देश्य एक और था कि जैसे मान लो कोई भी भारतीय संगठन होकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करना चाहते हैं तो भैया हम रेल से अपनी सेना तुरंत वहाँ भेज देंगे और ये उपद्रव खत्म हो जाएगा। तो भारतीय लोग कोई उपद्रव कर ही नहीं पाएंगे, उनका ये उद्देश्य था, यही नेगेटिविटी थी। तो देखो, अब रेलवे के विकास के प्रभाव क्या पड़े, तो दो प्रकार के प्रभाव पड़े, सकारात्मक और नकारात्मक भी। तो जो नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं ना, जो उनका उद्देश्य था वही नकारात्मक प्रभाव है, आप पढ़ लेना बिल्कुल। रेलवे के ऊपर किए गए अत्यधिक खर्च से भारतीयों के ऊपर ऋण का बोझ पड़ा, एक नकारात्मक प्रभाव है ये। रेलवे के फलस्वरूप कच्चे माल को जोड़ा गया और साथ ही बड़ी मात्रा में खाद्यान्न की निकासी हुई, फलता अकाल की स्थिति आ गई, एक नकारात्मक प्रभाव है। भारत में अंग्रेजों के विरोध से उठने वाले जो विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेजने में सहायता पहुंची, इस तरह से भारतीय राष्ट्रवाद को दबाने में भूमिका निभाई, एक नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव देखो अपन पढ़ते हैं। सकारात्मक प्रभाव क्या है? भारत में रेलवे के विकास के बाद निम्न सकारात्मक प्रभाव हुए। जैसे रेलवे के विकास के बाद लोगों ने इसमें यात्राएं प्रारंभ की, जिससे आवागमन करने में सुविधा हुई। नंबर 1, आवागमन में भैया सुविधा हुई। रेलवे के द्वारा यात्रा करने पर लोगों में भाईचारा की भावना पैदा हुई। बिल्कुल, अब सब लोग जा रहे हैं, हंसते मुस्कुराते हुए चले जा रहे हैं, बतियाते चले जा रहे हैं। रेल में अंग्रेज व भारतीय दोनों यात्राएं करते थे, जिसका कारण अंग्रेजों व भारतीयों के प्रति भी भाईचारा पैदा हुई। ठीक है, तो ये सकारात्मक प्रभाव हुआ। छुआछूत कम हुआ, अब सब लोग कर रहे हैं, सब लोग यात्रा कर रहे हैं, तो छुआछूत तो फिर कम हो ही जानी है। लोगों ने रेलवे स्टेशनों पर साथ में खाना पीना भी शुरू कर दिया, जिस कारण छुआछूत का प्रभाव भी कम हुआ। अत्यधिक लोगों द्वारा एक ही डिब्बे में यात्रा करने से देश दुनिया के बारे में बातचीत करने से ज्ञान की बढ़ोतरी हुई, तो ये सकारात्मक प्रभाव है। अब देखो, अंग्रेजी शिक्षा का विकास अभी कितना रह गया। शिक्षा के बाद मुझे लगता है ख़त्म होगा। ठीक है, तो अरे अभी तो बहुत है, 1 घंटा तो हो ही गया। ठीक है, अभी कहाँ आ गए अपन। चलो, अंग्रेजी शिक्षा का विकास अब बहुत जल्दी पढ़ते हैं। ठीक है, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास कैसे हुआ। अंग्रेजों से पूर्व भारतीय शिक्षा कैसी थी, अंग्रेजी शिक्षा का विकास कैसे हुआ, पहले पढ़ते हैं। तो 1830 के दशक में भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बिहार तथा बंगाल की स्कूली शिक्षा व्यवस्था के अध्यापन हेतु एक ईसाई प्रचारक और शिक्षाविद विलियम एडम को नियुक्त किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 3 बातें बताई। ये बात बताई, पढ़ लेना है भाई। अब तीनों बातें ये बहुत सरल हैं, आप पढ़ लेंगे। ठीक है, अब मैं जो चीज़ें हैं वो समझाता हूँ। अब देखो, यहीं 2 विवाद आते हैं। ठीक है, प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी विवाद। तो ये विवाद क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु प्रारंभ में कोई रुचि नहीं दिखाई, जब उसको ज़रूरत पड़ी तब उसने विकास के बारे में सोचा। और अभी इन विवादों के बारे में पढ़ेंगे। दोनों विवाद क्या थे, देखो पहले पढ़ते हैं, इसकी थीम बनाते हैं। 1813 का एक चार्टर अधिनियम आया था, उसमें यह बताया गया था कि भारतीय शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए ब्रिटेन संसद देगी। ठीक है, तो ब्रिटेन संसद देगी तो, लेकिन कंपनी अब तो कंफ्यूज में आ गई कि भैया ठीक है, हमारे पास शिक्षा के लिए पैसा तो है, लेकिन भारत में शिक्षा रखें कैसे, क्योंकि भारत में तो पहले तो परंपरागत शिक्षा चलती थी, वही गुरु शिष्य के बीच वाली, और अब हम शिक्षा कैसी रखें। हम भारतीय लोगों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती, तो हम शिक्षा कैसे रखें। तो यही 2 विवाद आए। कौन कौन से? एक पक्ष आया प्राच्यवादी पक्ष था, जो ये मानता था कि भारत में शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा होना चाहिए और भारत में परंपरागत शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, वो ये मानता था प्राच्यवादी वाले। परंतु पाश्चात्यवादी ये कहते थे नहीं, भारत में जो शिक्षा होनी चाहिए वो होनी चाहिए
व्यवहारिक होनी चाहिए और व्यावसायिक होनी चाहिए, मतलब व्यवहारिक होनी चाहिए और व्यवसाय से संबंधित होनी चाहिए, और माध्यम शिक्षा का अंग्रेजी होनी चाहिए। तो दोनों में विवाद होता गया। विवाद और अंत में यही निष्कर्ष निकाला गया, किनकी बात मानी गई, भारत में पाश्चात्यवादियों की बात मानी गई और भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, पाश्चात्यवादियों की बात ही नहीं मानी गई। आप पढ़ लेना, ठीक है, मैं आपको समझाते हुए चलता हूँ। तो देखो अब क्या हुआ, कुछ सुधारक भी आए। ठीक है, कैसे कैसे सुधार, औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का सुधार कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, सुनो। तो मैकाले के एक स्मरण पत्र हुआ। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि मैकाले 1834 में भारत आया और उसे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विधि सदस्य के रूप में बनाया गया। ठीक है, और इसका काम ये था कि जो प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादियों का जो विवाद है उसको भैया समझे, उसको सुलझाए रखे, उसके मध्यस्थता रखे। ठीक है, और इसने क्या किया, 1835 में अपनी एक शिक्षा व्यवस्था तैयार की कि भारत में ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, और गवर्नर जनरल की परिषद में पेश किया। ठीक है, गवर्नर जनरल ही है ना, हाँ, गवर्नर जनरल की परिषद में पेश किया, और गवर्नर जनरल उस समय कौन थे, विलियम बेंटिंग। ठीक है, तो उसने माना, उसकी जो मैकाले का स्मरण पत्र था उसको माना, और 1835 में एक अंग्रेजी शासन अधिनियम भी पारित किया। अच्छा, उसके पत्र में क्या बातें बताई गई थी, देखो सुनो। उसने ये बताया था, उसने अंग्रेजी शिक्षा के बारे में बताया था कि अंग्रेजी शिक्षा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, इसका मीनिंग पहले वाले के यही है कि इसके तहत पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन, पाश्चात्य शिक्षा का मतलब होता है अंग्रेजी शिक्षा का उसने समर्थन किया, अर्थात उसने अंग्रेजी शिक्षा का विकास की बात की। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है, उसने ये कहा कि स्कूल और कॉलेज स्तर पर यानी प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा इसके विकास के लिए हाँ, उसने सीधे सीधे बात यही कही कि स्कूल और कॉलेज लेवल पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, और कई प्राथमिक विद्यालय यानी जो छोटे छोटे स्कूल होते हैं 1 से 5 तक, उन विद्यालयों को समाप्त किया जाए और बड़े बड़े विद्यालय ही खोले जाएं, स्कूल कॉलेज की उसने बात की। ठीक है, और मैकाले ने इसके तहत अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत दिया। अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत ये है कि हम एक ऐसा शिक्षित वर्ग तैयार कर सकें जो शक्ल सूरत खून से तो भारतीय हो, परंतु विचार जो है अंग्रेजी ही रखता हो। अंग्रेजी का मतलब अंग्रेजों की तरह ही बोले, वो शक्ल सूरत से तो भारतीय लगे पर अंदर से कूट कूट के अंग्रेज भरा हो उसमें। ठीक है, फिर दूसरा एक आयोग समझ लो कि वुड्स डिस्पैच आता है, ये 1854 में आता है। ठीक है, तो वुड्स डिस्पैच के बारे में पढ़ लेना कौन क्या था। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसने क्या किया था। देखो, इसने अधोगामी निस्पंदन के सिद्धांत का विरोध किया था कि भैया ऐसा हमें दोहरा ये मुंह देखी वाला व्यवहार नहीं करना है कि आपने एक ऐसा शिक्षित वर्ग की मांग कर ली कि वो दिखने में भारतीय हो, अंदर से अंग्रेज भरा हो। भाई जो है तो सामने अच्छा होना चाहिए। वुड्स डिस्पैच अच्छा है। वुड्स डिस्पैच मतलब अच्छा का मतलब ये कि उसने सुधार अच्छे किए हैं। कैसे किए हैं देखो मैं समझाता हूँ। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि इसने क्या है, इसने ये कहा कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए, और जो माध्यमिक शिक्षा का, माध्यमिक मतलब प्राथमिक से ऊपर बीच वाले स्कूल जिसे कहते हैं, उसका माध्यम अर्ध अंग्रेजी होना चाहिए। ठीक है, बाइलिंगुअल होना चाहिए, और जो उच्च लेवल की शिक्षा है उसका माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। तो ये कहीं हद तक ठीक है। ठीक है, और इसने पहली बार महिला शिक्षा की भी बात की, और बाकी जितने भी प्रयास हैं वो पढ़ लेना। ठीक है, महिला शिक्षा की बात की, और इसने क्या प्रयास किया, इसने सबसे बड़ी प्रयास ये है कि इसने माध्यम जो है अलग अलग बांटा कि प्रारंभिक स्तर पर माध्यम होना चाहिए स्थानीय भाषा, माध्यमिक स्तर पर माध्यम होना चाहिए अर्ध अंग्रेजी, और उच्च लेवल पे अंग्रेजी। अब हंटर आयोग आता है 1882-83 में। ठीक है, डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन होता है, हंटर आयोग। इसका प्रमुख काम ये था कि वुड्स डिस्पैच के बाद शिक्षा की क्या व्यवस्था हुई, क्या है शिक्षा व्यवस्था इस समय भारत की वुड्स डिस्पैच के बाद, वो आप हमें वो जो है भारत की गवर्नर जनरल को बताइए, और अपने भी विचार व्यक्त कीजिए कि हम भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधार करते हैं। तो ये उसका काम था। ठीक है, तो इसने यही किया। इसने वुड्स डिस्पैच के बाद भारत में हुई शिक्षा व्यवस्था का विकास बताया, और उसने ये बताया कि भारत में उच्च शिक्षा के बारे में तो बहुत अच्छा बताया गया है, परंतु प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा
व्यवस्था के बारे में ज़्यादा विकास नहीं किया गया। तो इसने समर्थन क्या किया पता है, इसने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर सुधार करने का सुझाव दिया। ठीक है, इसने हंटर आयोग ने, और यही बातें इसने कही है, ये बातें पढ़ लेना। ठीक, अब हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 पढ़ते हैं, बहुत शॉर्ट में पढ़ते हैं। ब्रिटेन की संसद से ये अधिनियम पारित होता था, इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते थे, और इसको भारत शासन अधिनियम भी कहा जाता था। अच्छा, इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय 1909 के समय भारत के राज्य सचिव जॉन मार्ले थे और वायसराय लॉर्ड मिंटो थे, और इन्हीं के नाम पर इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम की सिफारिश अरुणडेल समिति 1906 ने की थी। 1906 में यह समिति गठित हुई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, फूट डालो और राज करो की नीति। ठीक है, फूट डालना और राज करना, इसका नियम, इसका उद्देश्य यही था, और 1882 के दोषों को दूर करना। ठीक है, और यही अधिनियम ही भारत और पाकिस्तान में विभाजन का कारण बनता है। कैसे बनता है अभी समझते हैं ना। देखो, सबसे बड़ी बात तो पहला इसके प्रावधान क्या क्या थे। नंबर 1 प्रावधान है, सबसे अच्छी बात है कि मैं इसको नीचे में, हाँ ये PDF है, ये शॉर्ट में है, ये है थोड़ा ठीक ठाक, इसको पढ़ लेना आप, ये वही बात है जो मैंने अभी बताई है। और प्रावधान इसके क्या कहते हैं, केंद्रीय परिषद के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी। जो केंद्रीय परिषद होती थी उसके सदस्यों में बढ़ोतरी कर दी गई। कैसे, पहले 16 सदस्य होते थे, अब कर दिए गए 69, और 69 में भी 37 सदस्य सरकारी और 32 सदस्य गैर सरकारी होते थे। ठीक है, चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। इस अधिनियम का दूसरा प्रावधान था कि चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। कैसे, ऐसे चुनाव अप्रत्यक्ष होता था कि जो स्थानीय सदस्य थे वो प्रांतीय सदस्य को चुन लेते थे, और प्रांतीय सदस्य जो केंद्रीय सदस्यों को चुन लेते थे। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष रूप से तो है ही, जनता कहाँ भाग ले रही है, अंदर अंदर ही गुट गुट कर रहे हैं वो। ठीक है, और ये कालांतर में भारत के विभाजन का कारण है ये। और फूट डालो राज करो की नीति इसका उद्देश्य है, क्यों है, सुनो अब ये पॉइंट समझाएगा आपको। पृथक निर्वाचक मंडल, इस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। ये पृथक निर्वाचक मंडल है क्या, सुनो। ये पृथक निर्वाचक मंडल ये है कि इस अधिनियम के तहत केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषद में केवल मुसलमान को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया, और मुसलमानों को कम आय पर भी मतदान का अधिकार था। हिंदुओं की आय ज़्यादा होनी चाहिए। अब उस समय आपको पता है कि गरीबी बहुत चलती थी, आय कहाँ से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जिनकी आय कम होती थी अर्थात मुसलमान कम आय पर भी वोट डालेगा, और मुसलमान ही केंद्र और प्रांत दोनों में खड़ा होगा। तो भैया इसका मतलब यही कि जब मुसलमान ही खड़ा होगा तो मुसलमान ही जीतेगा, तो हिंदू मुसलमान में तो फूट डलेगी ही ना। पृथक निर्वाचक मंडल मतलब एक तरफा। पृथक निर्वाचन मंडल की मांग होने से, हाँ ये तो ठीक है, बातें हैं। स्त्रियों एवं राजनीतिक अपराधियों को चुनाव लड़ने के आयोग बताया गया, ये बात ठीक है। स्त्रियों को चुनाव लड़ने का आयोग बताया गया, ये बात ठीक नहीं है, लेकिन राजनीतिक अपराधियों को चुनाव लड़ने का अपराध बताया गया, ये बात ठीक है। इस अधिनियम के तहत बजट पर चर्चा, पूरक प्रश्न पूछने आदि पर अधिकार दिया गया। ठीक है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्य को भी अधिकार दिया गया, और प्रथम भारतीय एवं विधि सदस्य के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को चुना गया। ठीक है, तो ये उसके प्रावधान है। अब जल्दी से 1919 पढ़ लेते हैं। 1919 के अधिनियम को लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू उस समय भारत के वायसराय थे, भारत राज्य सचिव थे मॉन्टेग्यू, और चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। ठीक है, उन्हीं के नाम पर ये सुधार हो गया। ठीक है, पढ़ लेना। प्रावधान क्या क्या थे। नंबर 1, भारतीय परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, और जो भारतीय परिषद की 15 सदस्य वाली परिषद थी उसमें अधिकतम सदस्य अब 12 होंगे और कम से कम 8 होंगे। पहले 15 थे ना, अभी 1858 के अधिनियम में पढ़ा था। केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। द्विसदनीय विधानमंडल का मतलब उसमें जो है केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद की स्थापना की गई। केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता था, और राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 थी और कार्यकाल होता था 5 वर्ष। ठीक है, दोनों सदनों का चुनाव प्रत्यक्ष होता था। ठीक है, मतदाताओं की संख्या में 3% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया। वायसराय की कार्यकारिणी के कुल 8 सदस्यों में कम से कम 3 भारतीय होंगे। केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों का विभाजन कर दिया गया। केंद्र और प्रांत में विषयों का विभाजन कर दिया गया, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय। ठीक है, इस अधिनियम के तहत प्रांत में द्वैध शासन
लागू कर दिया गया। द्वैत शासन के अंदर, द्वैत शासन का मतलब ये है कि प्रांत में विषयों को 2 भागों में बांट दिया, ठीक है, एक हस्तांतरित विषय, एक आरक्षित विषय। इस अधिनियम के तहत महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ठीक है। अब 1935 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिनियम पढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम वर्ष 1935 में ब्रिटेन संसद से पारित हुआ। अगस्त 1935 को ये स्वीकृति मिली और इसके प्रावधान पढ़ते हैं सबसे बढ़िया। भारतीय संविधान के इसको प्रमुख स्रोत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि मूल संविधान में लगभग 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद इसी अधिनियम से लिए गए हैं, इसलिए इसे भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत कहा जाता है। प्रांत में द्वैत शासन की समाप्ति, इस अधिनियम के तहत प्रांत में द्वैत शासन की समाप्ति कर दी जाती है और केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया जाता है। अभी प्रांत में लगा था, 1919 के अधिनियम में प्रांत में लगा था और 1935 में केंद्र में लग जाता है, ठीक है। केंद्र राज्य के बीच विषयों का बंटवारा कर दिया जाता है। 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र राज्य के बीच 3 सूचियां बनाई जाती हैं, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। जो अवशिष्ट विषय होते थे, जो इन तीनों सूचियों में नहीं आते थे, वो वायसराय, उन पर अधिकार वायसराय का था, ठीक है। इस अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व आरबीआई की स्थापना की गई। 1937 में वर्मा मतलब जो म्यांमार है उसको भारत से अलग कर दिया गया। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 2 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पीसीएस तथा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। उसमें भैया गठन हुआ था, इसमें स्थापना हुई, ठीक है। दलित वर्ग व महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसमें 7-8 पॉइंट है, बहुत है इतने। अब देखो सांप्रदायिकता पढ़ते हैं, लास्ट है ये भाई, 1 घंटे में पूरी हिस्ट्री खत्म कर लेंगे, बहुत यूनिट खत्म कर ली, ठीक है। मुझे लगता है दिखाई नहीं देता है सांप्रदायिकता, लेकिन मैं अच्छे से समझाता हूँ। सांप्रदायिकता का अर्थ ये होता है कि अपने धर्म को बढ़ावा देना और दूसरे धर्म को कोसना, अपने धर्म की बातें अच्छी मानना, दूसरे धर्म की बुराई करना, यही होता है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का अर्थ समझिए। सांप्रदायिकता का मतलब यह है कि भैया हम जब बातें करेंगे ना तो हम यही कहेंगे कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, तुम्हारा धर्म बेकार है। दूसरे धर्म की बुराई करना, अपने धर्म की इतनी रक्षा करना कि राष्ट्र हित से भी ज़्यादा अपने धर्म की रक्षा करना, यही होते हैं सांप्रदायिकतावादी, ठीक है। और सांप्रदायिकतावादी एक ऐसा कारण है जो लोगों को धर्म के आधार पर बांटने का काम करता है। अब हम पढ़ते हैं कि भारत में सांप्रदायिकतावादी का विकास कैसे हुआ, ठीक है। देसी रियासतों का विलय, देसी रियासतों का विलय, अरे पीडीएफ मैंने इंक्लूड नहीं की, चलो मैं ऐसे ही समझा देता हूँ कि भारत में सांप्रदायिकतावादी का विकास कैसे हुआ। आप बिल्कुल सुनो। प्राचीन काल से लेते हैं तो प्राचीन काल में विभिन्न धर्म थे, परंतु सांप्रदायिकतावाद नहीं था। सभी धर्म मिलजुल के रहते थे, सभी धर्म के लोग मिलजुल के रहते थे, बात मानते थे, मिलजुल के काम करते थे। मध्यकालीन की बात की जाए तो मध्यकालीन में भी अकबर के टाइम पे देखो, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की बात की है, ठीक है। विभिन्न धर्म थे लेकिन अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की बात की है, मतलब सभी धर्मों को उसने समान समझा है। हालांकि मध्य काल में औरंगजेब ने भले ही नौटंकी की है, औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तोड़े, सिख गुरुओं को मारा, धर्म परिवर्तन किया, तो औरंगजेब ने धर्म के आधार पर नौटंकी की है, लेकिन इतना भी सांप्रदायिकतावादी मध्यकाल में भी नहीं फैला था, ठीक है। और यहाँ तक कि औपनिवेशिक भारत, अब देखो अब हम सीखते हैं कि फैला कैसे सांप्रदायिकतावाद। तो औपनिवेशिक भारत में आते हैं। औपनिवेशिक भारत का मतलब मैं बार बार समझाता हूँ कि है अंग्रेज, जब से भारत में अंग्रेजी शासन हुआ उसे औपनिवेशिक भारत में औपनिवेशिक भारत कहते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि औपनिवेशिक भारत में कैसे फैला सांप्रदायिकतावादी। तो देखो 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय हिंदू और मुसलमान एक थे और मिलजुल कर अंग्रेजों को खदेड़ा था, ठीक है। जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 का, उसमें हिंदू मुसलमान एक थे। तो अब ये फैला कैसे? तो फैला यही कि अंग्रेजों की नीतियाँ बढ़ती गईं और अंग्रेजों ने
फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, तब से ये फैला। सबसे पहले क्या है कि देखो, अब हम पॉइंट समझते हैं कि कहाँ कहाँ से हमें सांप्रदायिकतावाद देखने को मिलता है। 1905 का अधिनियम, वो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, और अभी हमने पढ़ा था कि बंगाल विभाजन का प्रमुख कारण क्या था, हिंदू मुस्लिम में फूट डालना। तो देखो वहाँ से सांप्रदायिकता फैली कि नहीं फैली, हिंदू मुस्लिम में फूट। तो हम लिखेंगे कि सांप्रदायिकता वाद का विकास या सांप्रदायिकतावाद भारत में फैला कैसे। तो पॉइंट नंबर 1 डालेंगे कारण में, क्या, 1905 का बंगाल विभाजन। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया, परंतु उसका प्रमुख कारण क्या था, हिंदू मुस्लिम में फूट डालना। अब आप इसमें समझा सकते हैं बहुत अच्छे से, जितना भी समझाना हो, जितना भी लिखना हो, ये तो मेन पॉइंट हो गया। दूसरा, 1909 का अधिनियम। 1909 के अधिनियम में क्या क्या था, देखो 1909 के अधिनियम का उद्देश्य ही था फूट डालो और राज करो की नीति। फूट डालो राज करो की नीति का मतलब हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़का दो और मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़का दो, तो लड़ते रहेंगे, खत्म। और 1905 में ही दूसरा पॉइंट ये बताना है, पृथक निर्वाचक मंडल। अब देखो पृथक निर्वाचन मंडल हमने पढ़ा था ना, 1905 नहीं, सॉरी 1909 की बात कर रहा हूँ। 1909 का जो पार्लियामेंट सुधार अधिनियम आया था, उसमें पृथक निर्वाचन मंडल की बात की गई थी कि नहीं की गई थी, उसमें की गई थी। और उसमें ये बताया गया था कि केंद्रीय और प्रांतीय परिषद में केवल मुसलमान ही खड़ा होगा। तो ये है फूट डालने की बात की नहीं है, तो ये सांप्रदायिकतावाद का कारण है। फिर आगे भी बताते हैं। हाँ, आगे 1906 एक पॉइंट और है, 1906 में आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, तो ये भी एक सांप्रदायिकतावाद का कारण है कि भाई आप एक धर्म को बढ़ावा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। और हाँ, 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हो गई। तो अब हिंदू महासभा की स्थापना हो गई, तो वो भी हिंदुओं को बढ़ावा दे रही है। तो ऐसे कुछ पॉइंट हैं जो मैंने अभी बताए, ये है सांप्रदायिकतावाद के कारण, और यही विकास भी है कि ऐसे ऐसे सांप्रदायिकतावाद का भारत में विकास हुआ, और इसके बाद से विकास हो गया और खूब दंगे हुए, ये हुआ वो हुआ, बहुत चीज़ें हुई। ठीक है, अब यही एक चीज़ आती है, देसी रियासतों का भारत में विलय और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अब देसी रियासत का भारत में विलय, देसी रियासतों का भारत में विलय कैसे हुआ, अब हम समझते हैं इसको। तो 22 जून 1947 को एक देसी रियासत मंत्रालय का गठन किया गया। अब देखो, देश आज़ाद हुआ। अब देश आज़ाद में जो देसी रियासतें थीं, देसी रियासतें का मतलब जिनमें जो अभी भी ब्रिटेन मतलब अंग्रेज़ों के शासन में नहीं आती थी, उनमें अभी भी राजा महाराजा रहते थे। तो उन रियासतों को भारत में विलय कैसे किया गया, उसके बारे में हम समझते हैं। अब क्लियर हो गया होगा देसी रियासतों का मतलब। देसी रियासतों का मतलब ऐसा राज्य, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन नहीं था, राजा महाराजाओं का शासन था। तो स्वतंत्रता के बाद उनको कैसे भारत में विलय किया गया, जी हम समझते हैं। ठीक है, तो 22 जून 1947 को एक देसी रियासत मंत्रालय का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। ठीक, इस मंत्रालय का उद्देश्य था देसी रियासत को भारत संघ में विलय करना। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया। 4 जुलाई को पेश किया गया और 18 जुलाई को स्वीकृति मिली, और इस अधिनियम के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि भारत एक स्वतंत्र देश होगा, पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश होगा, देसी रियासतें भी स्वतंत्र होंगी, और देसी रियासतों के पास ये अधिकार होगा कि वो चाहे भारत में विलय हो जाएं और चाहे पाकिस्तान में विलय हो जाएं। तो उस समय कुल 565 देसी रियासतें थीं, जिसमें से 549 तो भारत में विलय हो गई, सीधे सीधे विलय हो गई कि हाँ हम भारत में विलय हो जाएंगे। 13 रियासतें पाकिस्तान में विलय हो गई, परंतु 3 रियासतों ने नौटंकी कर दी, और ना ही वो पाकिस्तान में विलय हुई और ना ही भारत में विलय हुई, और अपने आप को वो स्वतंत्र उन्होंने रखा। वो देसी 3 रियासतें थी, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। तो इन तीनों रियासतों का भारत में विलय कैसे होता है, जल्दी से समझते हैं हम। तो कश्मीर का भारत में विलय कैसे होता है, तो ये एक स्वतंत्र रियासत थी जो 15 अगस्त 1947 तक भारत में विलय नहीं हुई। इस रियासत की अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम और राजा हिंदू था, जिसका नाम था हरि सिंह। ठीक है, राजा हरि सिंह ने भारत में
ना ही पाकिस्तान में विलय होना चाहा, परंतु 1900 अब देखो कहीं नहीं होना चाहा उसने विलय, ठीक है तो कोई बात नहीं है, परंतु 1965 में पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर में हमला हुआ। पाकिस्तान वही उसने कर दिया हमला, पाकिस्तान ने हमला कर दिया, तभी राजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी। भारत भी बहुत होशियार, सरदार वल्लभ भाई पटेल इतने होशियार, अरे बहुत होशियार। उन्होंने कहा, क्या कहा, सहायता मांगी तो उन्होंने कहा कि हम सहायता तो करेंगे, लेकिन आपको विलय पत्र में सिग्नेचर करने पड़ेंगे कि आप जो है भारत में विलय होंगे। उसने मंजूरी दी, हाँ भैया क्या कर सकते हैं, बचा लो तुम, अब हम विलय हो जाएंगे, ठीक है। और 16 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र में हस्ताक्षर के बाद भारत ने कश्मीर की सहायता के लिए भारतीय सैनिकों को भेज दिया। एक स्टोरी टाइप की है, पढ़ लेना इसको। इस विलय पत्र के माध्यम से कश्मीर को भारत में विलय कर लिया गया, ठीक है, तो भारत का हिस्सा बन गया। वहाँ पर हालांकि 370 अनुच्छेद कश्मीर की धारा 370 लगा दी गई थी, क्योंकि उसमें बहुत विवाद हुआ था। अभी अपन को पूरा इतिहास नहीं पढ़ना है, कश्मीर का पूरा इतिहास नहीं पढ़ना है, नहीं तो ये 370 उसमें क्यों लगी, ये पूरा बड़ा दिलचस्पी आती है इसको पढ़ने में, ठीक है। तो अभी खाली इतना पढ़ना है कि कैसे विलय हुआ, पूरा कश्मीर का इतिहास नहीं पढ़ना है। अब जूनागढ़ कैसे विलय हुआ, ये तीनों ने बहुत नौटंकी की थी। जूनागढ़ कैसे विलय हुआ, ये गुजरात के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक रियासत थी जो कि 15 अगस्त 1947 तक भारत में विलय नहीं हुई। इस रियासत की अधिकांश जनसंख्या हिंदू, यहाँ का शासक मुस्लिम था। यहाँ के शासक मोहम्मद महावत खान जी की मंशा थी कि वो भैया पाकिस्तान में विलय हो जाए। और पाकिस्तान में कैसे भैया विलय हो जाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल पगले इंसान थोड़ी थे। अब तुम्हारे यहाँ की जनसंख्या ही अधिकतम जनसंख्या हिंदू है और तुम पाकिस्तान चले जाओ तो हिंदुओं को गुलाम बना दो, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो पाकिस्तान में विलय होने की थी और 8 सितंबर 1947 को इसने पाकिस्तान से समझौता किया, जिसे जूनागढ़ पाकिस्तान समझौता कहा है। बड़ा ही होशियार था, इसने चुपके चुपके पाकिस्तान से समझौता भी कर लिया। जब उन्हें पता चला सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो क्या हुआ देखो। परंतु 12 सितंबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया, क्योंकि यहाँ की अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, देखो सुनो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जन्म संग्रह करवाया। अतः फरवरी 1948 को जन्म संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को भारत में विलय कर लिया गया, क्योंकि यहाँ की अधिकांश जनसंख्या ने भारत के पक्ष में वोट दिया। ये भारत के पक्ष में थे तो भारत में ही तो विलय होंगे। हैदराबाद का विलय कैसे होता है, ये दक्कन के पठार में स्थित एक सबसे बड़ी व समृद्धशाली रियासत थी, जो कि 15 अगस्त 1947 तक तो विलय नहीं हुई थी। इस रियासत की अधिकांश जनसंख्या हिंदू तथा यहाँ का शासक मुसलमान था। सब जगह मुसलमान है, कश्मीर बस का हिंदू है, ठीक है। हैदराबाद की स्थिति भयानक तब हुई जब सशस्त्र कट्टरपंथियों ने यहाँ की हिंदू प्रजा पर विद्रोह करना शुरू कर दिया। अरे गजब, हिंदुओं पर विद्रोह। तभी ऑपरेशन पोलो चलाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और ऑपरेशन के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो क्या था, ऑपरेशन पोलो ये था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस की वर्दी पर आर्मी भेज दी थी, ठीक है। कट्टरपंथियों ने विरोध किया, हिंदुओं को मारने की कोशिश की, दबाने की उनको कोशिश की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस की वर्दी में आर्मी भेज दी। और आप जानते हो आर्मी वाले कितना खदेड़ खदेड़ के मारते हैं, ठीक है। तो भारतीय सैनिक को पुलिस वेश में भेजा और 4 दिन के लगातार युद्ध के बाद अंततः हैदराबाद को भारत में विलय किया गया और यहाँ के शासक निजाम को यहाँ का प्रांतीय गवर्नर बना दिया गया। तो इस तरीके से ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में विलय किया गया। जैसे हैदराबाद विलय हुआ, ऐसे ये यूनिट भी समाप्त हो गई और ये पूरा सिलेबस समाप्त हो गया।